नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपने खबरों के पिटारे के साथ, जिसमें कि आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश को जारी करते हुए तमाम उन छात्रों को माफ कर दिया है। तो वहीं आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से विपक्ष की ओर से अनोखा संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया और जिसके बाद अब पप्पू यादव पूरे तरीके से वायरल हो गए हैं। तो साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगे और जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बताएंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं प्रज्ञा अहम खबरों की। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर राज्य में खास तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए कलाकारों की प्रस्तुतियां, पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य स्वागत किया गया, जिसकी सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सांस्कृतिक नृत्य के द्वारा ये एक सुंदर प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुंदर स्वागत किया गया है। तो वही कार्यक्रमों में शामिल होंगे राज्य से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज की जाएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में खासा उत्साह भी प्रज्ञा देखने को मिला। बिल्कुल निकिता, और पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो कड़ी कर दी गई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां उनका सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की ये तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के जरिए उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियां इस दौरान दी। बिल्कुल, और देखिए प्रज्ञा, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां के लोगों में एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसी तस्वीरें आज हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर पूरे प्रदेश भर में इस समय आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल निकिता, आप बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो संदेश की, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वक्त वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर जारी इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने हाल के छात्र प्रदर्शन और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा का जिक्र किया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत माता को जिन्होंने भी अपशब्द कहकर उनको अपमानित किया, लेकिन वह इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं और वे सभी को माफ करते हैं। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। आपको दिखाते हैं, हमारी ये खास पेशकश इसी पर बनी है और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए देशवासियों और जेनजी को संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर और गाली गलौज का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, मुझे गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी अपशब्द कहे गए, लेकिन मैं आप सभी को माफ करना चाहता हूं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना,
इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि समाज बच्चों को माफ करने की बात को स्वीकार करे। उन्होंने कहा, जब दांत से जीभ दब जाती है तो तकलीफ होती है, लेकिन हम उसे निकालकर बाहर नहीं कर देते। इसलिए ये बच्चे भी हमारे हैं, इन बच्चों को गले लगाने की जरूरत है। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। पीएम मोदी का ये वीडियो पहली वीडियो की तरह ही सुर्खियों में है। कुछ ही मिनटों में वीडियो को 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया। ये आंकड़ा सुबह तक 100 मिलियन को भी पार कर सकता है। जैसे कि उनका पहला वीडियो 408 मिलियन यानी 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। फिर उनका दूसरा वीडियो 284 मिलियन यानी करीब 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। तीसरे वीडियो को भी करीब 183 मिलियन, चौथे वीडियो को करीब 8 करोड़ लोगों ने देखा है। पीएम मोदी का ये अंदाज सुर्खियों में है और उनकी जेनजी को माफ करने की बात दुनिया भर में चर्चा बन गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया और बिल्कुल। और देखिए, और इसे भी सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और जहां प्रज्ञा, जिसके बाद आरोप लगने लगे कि भाई प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर रखा गया। और इन आरोपों के बाद अब कई संतों और धार्मिक संगठनों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति को जताते हुए विरोध दर्ज कराया है। बिल्कुल निकिता, वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उनका प्रदर्शन जो था वो पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दे को उठाने के लिए था और उसे धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। पार्लियामेंट सेशन जारी है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन आज पार्लियामेंट में अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। दरअसल पुण्य से सांसद पप्पू यादव ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर चंदा चोरी पर ऐसा ड्रामा किया कि पूरा देश देखता रह गया। पप्पू यादव संसद के बाहर ही दान पेटी लेकर बैठ गए। इस दौरान पप्पू यादव के बगल में एक महिला सांसद भी बैठी हुई थी। पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी। पेटी पर लिखा, चंदा चोर गद्दी चोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पप्पू यादव के पास आते हैं और उनकी पास रखी दान पेटी में कुछ पैसे चंदा के रूप में देते हुए नजर आते हैं। विपक्ष के नेता बारी बारी से पेटी में चंदे के रूप में कुछ पैसे डालते हैं, लेकिन हैरानी तब हुई जब पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के पांव छूने के लिए भगवान राम की तस्वीर को जमीन पर ही रख दिया। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि पप्पू यादव भगवान राम को भी भूल चुके हैं और सत्ता के नशे में चूर हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा। दिन भर सियासी बयानबाजी के बीच अब साधु संतों ने भी इस ड्रामे का पुरजोर विरोध किया है। अयोध्या में साधु संतों का गुस्सा बुरी तरह पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर फूटा है। अयोध्या में संतों ने दोनों नेताओं का पोस्टर फूका है और करारा जवाब देते हुए शर्म करने की बात कही है। अयोध्या हनुमानगढ़ी में विरोध प्रदर्शन था। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के फोटो को गला तलवार से काटकर आग लगाया गया, इसलिए क्योंकि संसद भवन वह देश का ऐसा पवित्र मंदिर है जिस मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा और डेमोक्रेसी की व्यवस्था और संवैधानिक रूप से काम होता है। उसका एक एक सदस्य
हमको लगता है कि वहाँ का पुजारी है, और उस प्रकार से वहाँ पर संतों का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान, भगवान राम का अपमान किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। मंदिर में कथित चंदा चोरी के नाम पर जो आज लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में गतिविधि की गई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के कलंकित सांसद श्री अवधेश पासी जी के द्वारा जिस प्रकार से वेशभूषा आवरण बनाकर भीख मांगने का काम किया गया, इससे स्पष्ट हो गया कि सनातन और राम मंदिर के विरोध में आज पूरा विपक्ष भिखारी हो गया। आज देखिए हम लोग अवधेश प्रसाद पप्पू यादव का जो है पुतला दहन किए हैं। जिस प्रकार से उनका मानसिकता है, जिस प्रकार से वो संसद भवन में अपने विपक्ष के साथ एक साधु के वेश में संतों का अपमान किए, इसीलिए हम लोग जो है पुरजोर विरोध किए और आज उनका पुतला दहन किए। अयोध्या के साथ ही मथुरा में भी पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ संतों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। मथुरा में संतों ने पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर जमकर हमला बोला है, साथ ही उनके पोस्टरों को भी चप्पलों से पीटा है। देखिए, संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। ये लोग मांसाहारी लोग हैं, संत परंपरा को क्या जानते हैं। ये चंदा चोरी का जो नाटक कर रहे हैं, इससे पूरे संत समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। बड़ा ही शर्म का विषय है, भारत की संसद के अंदर वो संसद भवन जो भारत की मां भारती का मंदिर है, जहां एक आस्था, एक विश्वास पूरे देश के 150 करोड़ लोगों का जुड़ा हुआ है, उस पावन पुण्य स्थान पर एक सांसद जिसके आगे माननीय लगता है, वो उसको किस प्रकार से खंडित करने का प्रयास करता है, कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पप्पू यादव ने जो किया है वो बहुत शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक देश के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। बता दें, पप्पू यादव के इस ड्रेस ड्रामे के दौरान पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दिया। विपक्ष ने राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर जो ड्रामा किया है, उससे पूरा हिंदू समाज द्वारा आहत होने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों ने विपक्ष पर भगवान श्री राम के अपमान करने का भी आरोप लगाया है। अब इस मामले पर देश की सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। तो प्रज्ञा, देखिए आपने यह वीडियो, जिसके बाद ये अनोखा प्रदर्शन जो है वो कल संसद के बाहर परिसर में किया गया था, लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर गया, सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हुआ, और जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो खासतौर पर वहीं साधु संतों का जो एक अलग, मैं आपको कहूंगी कि एक अलग जो दायरा है वो अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साधु संत जो है वो आहत होते हुए नजर आ रहे हैं। कई साधु संत के बयान भी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जो है वो पप्पू यादव के खिलाफ दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भगवान राम की तस्वीर को ऐसे नीचे रखकर और इस तरह से भगवान की तस्वीरों के साथ मजाक करना, ये उनके धार्मिक चीजों को आहत पहुंचा रहा है। तो निकिता, इसे लेकर हम देख सकते हैं कि बवाल जो है पूरे देश भर में मचा है। सियासत के बीच अब धार्मिक भावनाओं पर ये बहस जो है वो लगातार जारी है। तो क्योंकि जिस तरीके से कल संसद परिसर में पप्पू यादव की तरफ से ये वीडियो बनाया गया, कई जो बड़े नेता थे निकिता, जैसा कि हमने देखा राहुल गांधी भी जो है इसमें मौजूद थे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, पप्पू यादव का ये वीडियो जो है जिसमें उन्होंने भगवान राम की तस्वीर जमीन पर रखते हुए चंदा चोरी वाले मामले को लेकर एक वीडियो बनाया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस वीडियो को लेकर सामने आ रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को और योगी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान कई सारे जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो लगातार सदन के बाहर, सदन के अंदर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। अब ऐसे में बात करें तो मानसून सत्र का कल शुक्रवार को सदन परिषद के बाहर मकर द्वार पर जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, बिहार से आते हैं, पूर्णिया से वो चुनाव जीते हैं, उन्होंने साधु का भेष पकड़कर एक व्यंग टाइप का एक नौटंकी नाटक किया और उन्होंने किस बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से भागवाधारी के रूप में भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी हुई है। वो बजाबता जो विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इस चीजों को लेकर केंद्र सरकार पर टारगेट कर रहे थे। पप्पू यादव चंदा को लेकर एक डब्बा अपने पास रखे थे जिसमें राहुल गांधी ने जाके उन्हें चंदा भी दिया। राहुल गांधी के अलावा कई सारे ऐसे विपक्षी दल के जो सांसद है पप्पू यादव को चंदा देते हुए नजर आए। लास्ट में आपने वीडियो में देखा होगा कि चंदे के पैसे को लेकर पप्पू यादव किस तरह से भाग रहे हैं। तो यानी व्यंग टाइप का वो ये नौटंकी किए और
बताने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है जो मौजूदा सरकार है जी। भगवा के रूप में किस तरह से भगवान बिल्कुल राम के अरविंद, मंदिर से देखिए चंदा क्योंकि चोरी जो किया। तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति उनकी ओर से बनाई गई और एक तरीके कह सकते हैं कि ये जो शॉर्ट प्ले है वो किया गया था, लेकिन अब ये जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो अवधेश प्रसाद है उनका विरोध हो रहा है, पप्पू यादव का लगातार विरोध हमें नजर आ रहा है। अरविंद जी बिल्कुल, जिस तरह से भागवा के रूप में गेरुआ वस्त्र पहन के पप्पू यादव नजर आए तो जो साधु संतों ने अपने आप को अपमान बताया है और लगातार पप्पू यादव के खिलाफ जो साधु संतों का जो आक्रोश है, कई हिंदू संगठनों का जो आक्रोश है वो बढ़ते जा रहा है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने सनातन धर्म का विरोध किया है, भागवाधारी यानी साधु संत का अपमान किया है। विश्व हिंदू परिषद या फिर बात करें जो कोई संत समाज के जो लोग हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखे हैं, तो पप्पू यादव के साथ अवधेश प्रसाद पर कार्रवाई करने की उनके तरफ से मांग की गई है कि इन्होंने साधु संत का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है, इन पर बिल्कुल अरविंद, अब इस वीडियो के जारी होने के बाद अब लगातार जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से हमलावर है और संत महात्माओं की अगर बात की जाए तो वो भी काफी आहत नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो प्रज्ञा, पूरी तरीके से यह जो मामला है वो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जहां बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब सियासी विवाद गहराता जा रहा है। बिल्कुल निकिता, नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। बिल्कुल, और देखिए विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर सफाई भी दी है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजियां थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं और जहां अब विपक्ष भी देखिए पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं दर्शकों को। ये थर्ड क्लास की बातें बोलते हैं, ऐसे थर्ड क्लास लोगों का जवाब देना मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हाथी चलता कुत्ता भूखते रहते हैं। थर्ड क्लास लोग, कैसे कैसे लोग राजनीति में आ जाते हैं, राजनीति का पता नहीं। ये सब बातें वो हैं जो अबू आजमी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर कही हैं। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर प्रोटेस्ट कर रही युवा लड़कियों पर कुछ टिप्पणियां की थी। उसके बाद वीडियो जारी कर कंगना ने सफाई भी दी, लेकिन मामला अब तक गरमाया हुआ है। अब सपा नेता अबू आजमी ने कंगना के बयान को थर्ड क्लास करार दे दिया है। सुनिए। ऐसा है ना कि कैसे कैसे लोग कैसे बन गए, इनको टिकट दे के लोगों में अट्रैक्शन करके फिल्म वालों को दिया जाता है, दोबारा कभी चुन के आते नहीं लोग, कुछ मालूमात ही नहीं है, कुछ जानते नहीं राजनीति क्या है। ये थर्ड क्लास की बातें बोलते हैं, ऐसे थर्ड क्लास लोगों का जवाब देना मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हाथी चलता कुत्ता भूखते रहते हैं, इनका जवाब देना, इस पर रिएक्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। थर्ड क्लास बातें हैं जिनको कुछ मालूमात नहीं है, इस तरह बातें करके मीडिया में रहना चाहते हैं और कुछ। हालांकि विवाद बढ़ता देख बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संसद के बाहर अपने बयानों की सफाई दी और कहा कि हम अपने घर के बच्चों को भी ऐसे ही डांटते हैं और कहते हैं अब जिसे जो समझना है वो समझे। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। हालांकि कंगना रनौत के बयान पर और गटर छाप बोलने को लेकर विपक्षी नेता नाराज हैं और कंगना से माफी की मांग कर रहे हैं। सुनिए। सबसे पहले तो कंगना रनौत पे इनको कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे बच्चियों को गटर का बच्चा बोला है, जिनको चरित्र पर तमाम तरीके के दोषारोपण करे, उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई है, तो कंगना रनौत को तत्काल उनकी सदस्यता खत्म करके उनको वापस भेजना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नाच गाने वाली दिखा दिया उसने, उसका एरोगेंसी है ना ये। कंगना रनौत ने जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया हमारे जेनजी के लिए, वो क्या सभ्य अल्फाज है? गटर छाप आप होते कौन है बोलने वाले? ये कंगना रनौत भूल गई कितना बड़ा थप्पड़ पड़ा था इनको एयरपोर्ट के ऊपर, याद है या नहीं?
ये नकली है, पूरी नकली घोड़े पे बैठ कर अपने आप को असली झांसी और रानी बताना चाहते हैं। ये हमारे एजेंसी के बारे में इस तरह के आपने भाजपा के नेताओं के बयान सुने हैं कभी? उनकी जुबान सुनी है कभी? अरे सदन में खड़े रह के कटमुल्ला क्या क्या अनाप शनाप बकवास कहते आतंकवादी, वो अच्छी जबान थी, वो गटर छाप नहीं थी। बहरहाल विपक्षी नेता कंगना रनौत पर हमलावर हो गया है। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिए गए सांसद कंगना रनौत के बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी सांसद तो कंगना की सांसदी तक रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं, जबकि कंगना माफी तो दूर उल्टा ये और कह रही हैं कि घर के बच्चों को भी ऐसी ही डांट लगाई जाती है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। बिल्कुल, एसटीएफ ने हामिम मंडल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल से संबंध होने का संदेह जताया गया है। और जहां जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य जब्त सामग्रियों से कई अहम जानकारियां मिली हैं, और जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जांच में यह भी सामने आया है कि वह भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से जुड़े जानकारी भी जुटा रहा था। बिल्कुल, और फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड में है और सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क और संपर्कों को किसी संभावित साजिश के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। और इसी पे बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। बंगाल पुलिस ने पूर्वी बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने हामिम मंडल नाम के इस शख्स को गुरुवार देर रात एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मंडल के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। हामिम पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। फिलहाल हामिद को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जैसे ही खबर बाहर आई, राजनीति भी गर्मा गई है। सुनिए नेता क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमारा सरकार है और हम लोग इस सब विषयों को लेकर बहुत सीरियस है। मैंने पुलिस को बताया था और पुलिस इस विषय को एसटीएफ के हाथ सुपुर्द किया था। उसी की कड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए हैं जो दावा करते थे कि वो आने वाले कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री को भी मार देंगे। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की माटी को फिर से रक्त रंजित किया जाए, उनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। हमारी पुलिस और हमारी सारी इंटेलिजेंस व्यवस्था जो है वो सक्रिय है। ऐसे लोगों को और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शैडो तो 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में होता नहीं। तो शैडो कर रहा है, इसका मतलब है बहुत दिन से इधर था। तो ये कहाँ से आया, कौन इन लोगों को मदद किया, इनको इसको मदद किया, ये सब एसटीएफ देख रहा है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी का सवाल है और जैश-ए-मोहम्मद ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी सवाल है। तो अगर जरूरत पड़ेगा सरकार को ये देखना चाहिए कि एसटीएफ के साथ साथ अगर एनआईए जैसे एजेंसी को भी इसमें शामिल करना जरूरत पड़े तो करना चाहिए। बहुत ही सीरियस मुद्दा है और कौन लोग इसको मदद किए हैं इन लोगों को भी ढूंढना जरूरी है। इस जांच के दौरान पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 3 दावे किए हैं। इसमें पहला दावा है आरोपी हामिम 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठन के उस मॉड्यूल से जुड़ा जिसे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर चलाते थे। दूसरा दावा है कि गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नेटवर्क बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता था और कमाई का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया करता था। तीसरा दावा है कि हामिम हावड़ा में काम करता था। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वो बर्धमान चला गया था, जहां उसने अपार्टमेंट किराए पर लिया और जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए वे पिछले 2-3 महीनों से छिपा हुआ था। हालांकि समय रहते इस संदिग्ध को एसटीएफ ने पकड़ लिया और अब 14 दिन की रिमांड में पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ को उम्मीद है कि पूछताछ में जल्द ही हामिम मंडल से पूरी जानकारी निकालकर आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक पारित होने के बाद इस मुद्दे पर अब राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक पर
आपत्ति जताई है। वहीं कुछ धार्मिक नेताओं के बयानों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इन बयानों के बाद अब पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी तेज हो गई है। बिल्कुल, और जहां देखिए समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि वंदे मातरम जो देशभक्ति का प्रतीक है, और जबकि विरोध करने वाले कुछ संगठनों और धार्मिक नेताओं का कहना है कि इसे लेकर उनकी धार्मिक आपत्तियां हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे पर उठी आपत्तियों का आधार आखिर क्या है और क्या यह विवाद आगे और भी बढ़ेगा। फिलहाल इसी पर देश भर में बहस जारी है और इसी पर हमारी एक रिपोर्ट बनी है, चलिए आपको दिखा देते हैं। The ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल पास हो चुका है और भाईजान की टेंशन हाई हो गई है। जहां कई मौलाना कह रहे हैं कि देश प्रेम शरिया के खिलाफ नहीं है, वहीं इस बिल से भड़के मौलानाओं के गुस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आग में घी डालने का काम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम को देश के संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के विपरीत और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि कानून के माध्यम से सभी नागरिकों पर किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को थोपने का प्रयास भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कानूनी दबाव के माध्यम से सभी वर्गों और धार्मिक समुदायों के लिए वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का कोई भी प्रयास न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के भी विपरीत है। वंदे मातरम के कुछ अंश धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित हैं, जिनमें मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित किया गया है और लोगों से उसकी पूजा करने का आह्वान किया गया है। एक मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। किसी मुसलमान को ऐसे गीत, नारे या प्रथा में भाग लेने के लिए मजबूर करना, जिसका अर्थ उसकी आस्था के विपरीत हो, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को नसीहत दे रहा है कि केंद्र को बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी सलीस वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। वंदे मातरम का क्या मतलब है? तो वो कहता है नौजवानों में जोश भरने के लिए, ताकि भारत माता के 30 करोड़ सपूत, जिनके हाथों में 60 करोड़, और ये 5वें बंद में है। जो वंदे मातरम के 6 बंद हैं, उसमें 5वें बंद में इसी को दर्शाया गया है। तो अब तुम मुसलमानों से ये पढ़वाओ कि मुसलमानों का वध करने के लिए आपको अपने आप संकल्प लेना होगा। तो अब ये तो आपकी सरकार है, आपकी ताकत है, आज लाठी आपके हाथ में, भैंस आपकी है, जिस तरह का चाहो आप जुल्म करो। हाजी सलीस बीजेपी सरकार को जमकर कोस रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए कब और कब, कहां से कैसे खड़े होते हैं, ये हमारी नस्लें और आने वाला दौर बताएगा। जहां बिल का विरोध करने वालों पर बीजेपी भड़क रही है, वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दो टूक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, वंदे मातरम की बात जहाँ करते हैं ना, ये आज़ादी की लड़ाई हम लोग वंदे मातरम से को ही नारा को लेके चले थे, और ये अपनी जो भारत माता है उसकी हम पूजा करते हैं। इसमें कहाँ से कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है। वंदे मातरम हम सबके लिए सम्मानीय है, और निश्चित रूप में चाहे तीत की बात हो, चाहे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो, वर्तमान में भी सब इसका आदर करते हैं। पर ये कि जरूर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सबके लिए सम्मानीय हमारा जो वंदे मातरम का गान है, सबके लिए सम्मानीय है। वाकई वंदे मातरम बिल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि वंदे मातरम गाने से भाईजान को इतना परहेज क्यों है, और वंदे मातरम गाना शरिया के खिलाफ कैसे हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले की सार्वजनिक तौर पर सराहना की है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने भदोही के जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर करने का फैसला लिया है, और इस फैसले के बाद अब मायावती की ओर से भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ही इस जिले का नाम संत रविदास नगर रखा था, और जिसके बाद वह बदल दिया गया था। मायावती ने कहा कि अब वर्तमान सरकार ने पुराने नाम को बहाल किया है, जिसके लिए वो राज्य सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं।
बीएसपी प्रमुख मायावती सीएम योगी की फैन हो गई हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। विधानसभा चुनाव के बीच मायावती के सीएम योगी की तारीफ में कहे गए चंद शब्दों से मिनटों में राजनीतिक गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल गई। दरअसल सीएम योगी ने 2 दिन पहले भदोही जिले का नाम एक बार फिर से संत रविदास नगर करने की घोषणा की थी। इसके बाद मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी तारीफ की। मायावती ने लिखा कि जैसा कि मीडिया की खबरों से सर्वविदित है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने बीएसपी सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया था और जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था। इसे अब फिर से संत रविदास नगर जिला स्थापित कर दिया है, जिसके लिए पार्टी राज्य सरकार की आभारी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से भदोही जिले का नाम एक बार फिर से संत रविदास नगर करने का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के एक महापाप को सुधार रहे हैं। अब मायावती ने भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा जातिवादी मानसिकता वाली पार्टी है। मायावती की इस प्रतिक्रिया पर राजनीति गरमाई हुई है। सुनिए सपा और बीजेपी क्या कुछ कह रही हैं। मायावती जी बहुत पहले कर गई, इन्हें याद नहीं, इनकी मेमोरी खराब हो गई लगता है। समाजवादी पार्टी का जब सरकार बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक काम किया कि जितने भी महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखे गए थे उन सारे नामों को उन्होंने हटाने का काम किया। आज जब देश में संत रविदास जी की 685वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस उत्सव को मना रही है। उसी के क्रम में पुनः भदोही का नाम संत रविदास नगर रखा गया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बहन मायावती जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कई मामले चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार बहन मायावती जी भाजपा के पक्ष में लगातार बयान देने का काम कर रही हैं। आज पूरा देश जान गया है कि दलित लोग समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए हैं और रविदास जी संत थे, उनकी जन्मस्थली को उनके नाम से शहर बनाने के लिए हम लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में तमाम दलों के बीच खुद को दलित प्रेमी दिखाने की होड़ मची है। पहले पीडीए के जरिए अखिलेश यादव ने जोर लगाया तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर करके बड़ा दांव खेल दिया। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया और सपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है, जो कि अब चर्चा में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन के पवित्र महीने के बीच धार्मिक टिप्पणियों को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है, जहां इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के कथित बयानों पर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और इससे पहले भगवान श्री कृष्ण को लेकर उनकी कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब भगवान शिव और ब्रह्मा को लेकर भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के दावे के बाद विवाद और भी बढ़ गया है और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए दिखा देते हैं। पूरा देश सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति में डूबा है और इसी पावन महीने में इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक अमर्यादित और बेहद शर्मसार करने वाला बयान दिया है। मौलाना ने पहले भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था और अब का भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को लेकर एक और कथित विवादित बयान सामने आने का दावा किया जा रहा है। मौलाना की इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी नेताओं और संतों ने मौलाना के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और मौलाना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ा जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न किए जा सके। इसीलिए पहले भी इस मौलाना ने जानबूझ करके भगवान कृष्ण को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब भगवान शिव को लेकर के सावन के पवित्र महीने में इस तरह की घटिया टिप्पणी कर रहा है। ऐसे मौलाना जो गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, आज इस मौलाना के साथ क्या होना चाहिए?
इस मौलाना के खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मौलाना खुले में समाज के लिए घूमे, ये ठीक नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट के गेट के बाहर उसका भी ये विरोध करते तो मुझे लग रहा है कि मानते कि हमें सनातन धर्म को बहुत मानते भी हैं। सन्यासी का वेश बनाए थे तो वहाँ उसका भी जिक्र करना चाहिए, जिसने हमारे देवी देवताओं का विरोध किया है, जिसने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। ऐसे लोगों को मुझे लग रहा है किसी एंगल से कोई अच्छा नहीं मान सकता है। ऐसे समय पर जब कांवड़ यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है, एक कथित धार्मिक गुरु जो इस्लामिक धार्मिक गुरु अपने आप को कहता है, मुझे शर्म आती है कि ऐसा कोई धर्म है जो ऐसे लोगों को अपना धार्मिक गुरु मान सके। मौलाना जर्जिस ने जो कहा है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे लोगों को अगर इस्लाम अपना धर्मगुरु मानता है तो ऐसे धर्म को ही ठुकरा देना चाहिए जो इस प्रकार करते। मौलाना जर्जिस के बयान पर हिंदू संगठन पूरी तरह से नाराज नजर आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को इटावा के मौलाना जर्जिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भारतीय गौ सेवा संगठन के बैनर तले पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मौलाना के पुतले को जूतों से पीटा और बाद में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, हमारे आराध्य भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को जिस तरह इसने अपशब्द कहा है, उसके लिए हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है और मैंने उसका पुतला फूंका, जूतों से पीटा है और उसको मैं कहूँगा कि वो हलाला की औलाद है। वो बार बार हमारे आराध्यों का अपमान कर रहा है और शासन प्रशासन उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, ये बहुत चिंता का विषय है। भगवान शिव का अपमान कर रहा होता है तो मौलाना जर्जिस की एक दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई गैंगस्टर के साथ, और उसके साथ इनकी संपत्तियां जब्त की जाए गैंगस्टर के अंतर्गत और इनका इनकाउंटर हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऐसे तमाम मौलाना कट्टरपंथी ये ऐसे शब्द कहते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, आपको बता दें कि मौलाना जर्जिस अंसारी मूल रूप से यूपी के इटावा जिले का रहने वाला है। हालांकि अब वो परिवार समेत बाहर ही रहता है। लंबे समय से उसका गृह जिले आना जाना बंद है। उसकी पहचान एक इस्लामिक वक्ता के रूप में है जो अलग अलग राज्यों में जाकर तकरीरें देता रहता है। साल 2022 में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया था। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में मौलाना इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया और राहत पा गया। मौलाना जर्जिस का ये पहला बयान नहीं है। मौलाना का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले मौलाना जर्जिस ने एक वायरल वीडियो में भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था। मौलाना ने इस्लाम को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रमोट करने वाला विवादित बयान दिया था। सीएम योगी को लेकर मौलाना ने कहा था कि सीएम योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, और अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर कहा था कि राम मंदिर कल भी बाबरी मस्जिद था, आज भी बाबरी मस्जिद है। और बंगाल चुनाव के दौरान मौलाना ने यूपी को मुसलमानों के लिए अनसेफ बताया था। साथ ही यूपी के मुसलमानों को बंगाल में रहने की सलाह दी थी। मौलाना जर्जिस अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण और अब भगवान शिव और ब्रह्मा को लेकर विवादित बयान से मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के रतलाम से नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामे की खबर सामने आई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैटों में बकाया राशि को लेकर नोटिस देने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव किए जाने का ये पूरा मामला सामने आया है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए जानकारी यह भी है कि जिन परिवारों ने अब तक बकाया राशि जमा नहीं की थी उन्हें पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। जहां शुक्रवार को भी जब नगर निगम की टीम दोबारा से नोटिस चस्पा करने पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी पर बनी है हमारी ये रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। रतलाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमला भी ऐसा है कि देखने वाले हैरान रह गए।
दरअसल जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवंटित किए गए फ्लैट की राशि जमा करवाए बिना यहाँ करीब 208 परिवार अवैध तरीके से रह रहे थे, जिन्हें फ्लैट खाली करने का नोटिस पूर्व में भी जारी किया गया था। लेकिन शुक्रवार को नोटिस लगता देख लोग भड़क गए और हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हालात काबू में आए। सुनिए नगर निगम आयुक्त क्या कह रहे हैं। तो 6 साल से हर महीने करीब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के आसपास नगर निगम पे इनका वित्तीय बोझ पड़ रहा है। आज भी इनको नोटिस देने आए थे हमारी टीम की भाई आप अपनी रजिस्ट्री करवा लें, नहीं तो फिर हम अन्यथा की स्थिति में आपको बेदखल करेंगे 3-4 दिन 5 दिन में, जैसे भी स्थिति होगी। तो नोटिस सर्व करने के दौरान इनके द्वारा मल्टीपल से पथराव किया गया, हमारी गाड़ियों के कांच फोड़े, हमारे 2-3 साथियों को चोट भी आई है, 2-3 को फ्रैक्चर हो गए। इनने लठ से, गमलों से, डंडों से वार किया है। अब ऐसी स्थिति में जो आवश्यक कदम उठाने होंगे पुलिस प्रशासन वो उठाएंगे। आपको बताएं तो नगर निगम का अमला डोसी गांव स्थित पीएम आवास योजना के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में रहने वाले 208 बकायेदार को अंतिम नोटिस देने पहुंचा था। निगम ने इन बकायेदारों को 3 दिन के भीतर 1,80,000 रुपए की बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में राशि जमा नहीं होने पर 4 अगस्त से फ्लैट खाली कराने, कब्जा हटाने और वैधानिक कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना वारदात को अंजाम दिया है, जहां आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की और जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की निर्मम मौत हो गई है। बिल्कुल, जानकारी ये भी सामने आई है कि कुलगाम के किल्लाम इलाके में आतंकियों ने पहले मजदूरों की पहचान पूछी और उसके बाद फायरिंग कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तायबा ने ली है। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी का माहौल दहलाने की कोशिश की है। कुलगाम के केल्लाम इलाके में शुक्रवार को काम खत्म कर लौट रहे गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकियों ने रोका, नाम पूछा, पहचान की और हिंदू होने की पुष्टि होते ही गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे आतंकी हमला, 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर कई राउंड फायरिंग, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर दीपक की मौत, दूसरे मजदूर भूपिंदर की जीएमसी में इलाज के दौरान मौत। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की घेराबंदी, हमलावरों की तलाश में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान। लश्कर-ए-तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इलाके में लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। कुछ ही सेकंड में चीख पुकार मच गई। करीब 250 लोगों के बीच आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जंगलों से लेकर हर संभावित रास्ते तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को कायराना बताते हुए सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई। मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो अपने ऑपरेशन तेज करें और आतंकवादियों को खत्म करें। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु पीड़ादायक है। अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि। विशेषज्ञों का कहना है कि निराशा में आकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। देखिए, इसको मैं 2-3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन द आईएसआई सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। पहला उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है पीओके से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ऐसी छुटपुट घटनाओं के लिए कड़े कदम उठा रही है। अभी भी छुटपुट घटना कहीं ना कहीं हो रही है। टेररिज्म
धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये जो माउंट टेररिज्म था हमारे बंगाल की जंगल महल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो खत्म हो गया लगभग। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है, कश्मीर जैसा जगह, अभी भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कभी कभी इस प्रकार हरकत करते हैं, तो सरकार कड़ाई से इसका मुकाबला करेगा। घाटी में टारगेट किलिंग की ये वारदात एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या आतंकी फिर गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या घाटी में शांति बहाल होने की कोशिशों को पटरी से उतारने की नई साजिश रची जा रही है? फिलहाल सुरक्षा बलों का पूरा फोकस उन आतंकियों तक पहुंचने पर है जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। जी हां, हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें, भिवानी के गांव धनाना की मुक्केबाज प्रिया ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए महिला 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में प्रिया ने इंग्लैंड की बॉक्सर को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराकर भारत के लिए कम से कम रजत पदक को अब पक्का कर दिया है और अब प्रिया की नजर फाइनल पर टिकी हुई है। और जहाँ देखिए उसमें आपको ये भी हम कयास लगा सकते हैं कि स्वर्ण पदक जीतने पर भी फोकस पूरे तरीके से बना हुआ है। उनके शानदार कामयाबी से जहाँ परिवार और गांव में खुशी का माहौल है, तो वहीं बेहद ही गौरवान्वित पल है ये। बिल्कुल, और परिजनों को उम्मीद है कि उनकी बेटी देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर लौटेगी। और भिवानी की इस बेटी के दमदार प्रदर्शन ने एक बार फिर भारतीय बॉक्सिंग की ताकत को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। और प्रिया ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के लिए मैंने सिल्वर मेडल जीता। आगे की स्ट्रेटजी अभी तो बाउट खत्म हुई है, अभी वहाँ रूम पर जाने के बाद कोचेज डिस्कस वगैरह करेंगे और बस यहाँ से गोल्ड ही लेकर जाना है अब तो। हाँ जी, अभी जो हमारा ट्रेनिंग कैंप था उसमें मेरी उनके साथ फाइट हुई थी, तो पहले ही तजुर्बा हो गया मुझे कि उसके साथ कैसे खेलना है, तो मैं उसके साथ अच्छा फाइट करूँ। और मेरी बेटी का सेमीफाइनल था, वो तो खुशी हुई थी, वो सेमीफाइनल जीता, तो कल भी जीतेगी, बहुत भरोसा है बेटी पे, बहुत मेहनत करो। सेमीफाइनल में जीत चुकी है, अब कल गोल्ड के लिए खेलेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि कल गोल्ड लेके आएगी। चलिए प्रज्ञा, अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में अब एक बड़ा दावा सामने आया है। बिल्कुल, ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल जराक एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि इस हमले में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा है और 3 F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया गया है। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान के IRGC ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका देते हुए जॉर्डन के एयरबेस पर ऐसा प्रलयकारी हमला किया है जिसे सुनकर पेंटागन के होश उड़ गए होंगे। दावा किया जा रहा है कि इस विध्वंसक मिसाइल हमले में अमेरिका के अजेय माने जाने वाले 3 F-35 फाइटर जेट्स पूरी तरह खाक हो गए हैं और कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ये दावा ईरान की IRGC ने किया है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने घोषणा की है कि जवाबी कार्रवाई में यह हमला किया गया। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल दागकर अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया, साथ ही अमेरिकी सैन्य कर्मियों को भी मार गिराया। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को जारी एक बयान में IRGC ने कहा कि अमेरिका ने सीधे और निष्पक्ष सैन्य मुकाबलों में शामिल होने के बजाय जॉर्डन में मौजूद कब्जे वाले ठिकानों का इस्तेमाल किया। इन ठिकानों से ईरान के केश्म द्वीप पर 2 रिहायशी घरों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। इस हमले में एक बच्चे और उसके माता पिता की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 अन्य बच्चे भी घायल हो गए। इस हालिया घटना के जवाब में और जॉर्डन की इस्लामी भूमि को अमेरिकी कब्जे से मुक्त कराने में मदद के उद्देश्य से उसने अल अजराक एयरबेस पर मौजूद पार्किंग क्षेत्र और मेंटेनेंस हैंगर को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इन सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों के लिए किया जाता था। इस हमले में 3 F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 3 अन्य विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई दुश्मन अधिकारियों के साथ साथ तकनीकी और मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारी भी इस हमले में मारे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए थे,
इनमें केश्म द्वीप के अलावा बुशेहर, फार्स और खुजेस्तान प्रांतों के कुछ हिस्से भी शामिल थे। ईरान ने अमेरिका के जिन F-35 फाइटर जेट को नष्ट करने का दावा किया है वो एक 5th जनरेशन की जेट है। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ने ही इस तरह के विमान बनाने में सफलता हासिल की है। तो फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बच्चों को माफ कर दिया गया है, वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर अपशब्द कहे थे। तो वहीं आपको हमने जानकारी दी कि किस तरीके से पप्पू यादव के लिए वायरल वीडियो अब मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो साथ ही साथ हमने आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी जानकारी साझा की। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।